नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और आज एक बहुत ही अहम दिन है। जैसे उस दिन शाम को एक ट्वीट आया था जब भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे, वैसे ही आज भारत के समय के हिसाब से आज भोर में एक ट्वीट आया फिर से डोनाल्ड ट्रंप जी को। हमारे दर्शकों को अब तक वो बातें पता चल चुकी होंगी कि जो ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं और उस पर सीज फायर मैंने करा दिया है। सर, उनका जो ट्वीट था जरा मैं उसको भी डिटेल में समझना चाहूंगा। उन्होंने जिस ढंग से ट्वीट किया कि मैंने बात की हम लोगों ने और दोनों लोगों के प्रयास से अब से 6 घंटे बाद ये सीज फायर शुरू होगा। उसके 12 घंटे तक ईरान कुछ नहीं करेगा, इजराइल मारता रहेगा, ईरान चुपचाप बैठा रहेगा, जो उनके उस पर अर्थ निकलता, और उसके 24 घंटे के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। और उनके उस ट्वीट के बाद, खबर फैलने के बाद, तुरंत ही ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात हमारी नहीं है, हमने सीज फायर कुछ नहीं किया है। और वो सीज फायर दिख भी नहीं रहा, वो दोनों तरफ से हमले जारी हैं। सर, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें दो तीन चीजें ऑन टेस्ट होती हैं। एक तो कूटनीति है कि आपकी कूटनीति कौन कैसी कर रहा है, किसकी सफल है किसकी विफल है। एक होती है सैन्य क्षमता कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है, किसके पास कितनी औकात है लड़ने की या हमले झेलने की। और तीसरी है जो अमेरिका की दादागिरी है, जो अमेरिका के बाप बनने की एक आदत है, और खास करके इस डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में उनकी भी इस बार टेस्ट हो गई। भारत पाकिस्तान वाला तो जो है, जब उन्होंने अनाउंस किया तो भारत पाकिस्तान ने मान लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान और इजराइल वो मानने को तैयार नहीं। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों तरफ से उल्लंघन हुआ है। इजराइल से वो थोड़ा नाराज है कि इजराइल ने भी उसको उल्लंघन किया है। सर, आप कैसे देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आदत है जल्दबाजी में कि सब कुछ कर दो और क्रेडिट ले लो, वो फेल होते हुए दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा एक आध दिन के अंदर? देखिए, तीन पक्ष हैं। एक तो अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे ईरान यानी अयातुल्लाह अली खमेनी, और तीसरा इजराइल यानी नेतन्याहू। ये तीन पक्ष है। पहले हम लोग ट्रंप की चर्चा करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों के ऊपर हमला करेंगे, वो तीन संयंत्र हैं, एक तो फोर्दो, एक इस्फहान और दूसरा नतांस। ये तीन संयंत्र थे, उसमें सबसे बड़ा फोर्दो है। मतलब खबर ये थी कि सबसे ज्यादा जो यूरेनियम है वो फोर्दो के अंदर मौजूद है, उसके बाद में फिर इस्फहान में यूरेनियम मौजूद है, और सबसे कम यूरेनियम जो है वो नतांज में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद उसके एक दिन पहले आप याद कीजिए, ये चर्चा थोड़ी सी तकनीकी किस्म की होगी, समझने के लिए जरूरी है। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, अपनी एक पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था कि इजराइल के पास जमीन के नीचे जो परमाणु संयंत्र बने हुए हैं उनको नष्ट करने की तकनीकी और फौजी क्षमता नहीं है। इसका सीधा मतलब था कि वो फौजी क्षमता अमेरिका के पास है, और अमेरिका को अगर वो नष्ट करना है, इजराइल को नष्ट करना है, तो बिना अमेरिकी मदद के वो नष्ट नहीं हो सकते। वो क्षमता क्या थी? वो क्षमता थी, उस क्षमता का नाम है GBU-57। ये एक खास तरह के बम है GBU-57, जिनको बंकर बस्टर कहा जाता है। ये बंकरों यानी जमीन से नीचे जो मजबूत कंक्रीट के बंकर बनाए जाते हैं, उनको फोड़ने के लिए और नष्ट करने के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान कीजिए, मध्य पूर्व में हुए इस युद्ध से पहले इन बमों का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बिल्कुल नए बम हैं। और जानते हैं कि अमेरिका के पास कितने बम थे ये जब उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया था? केवल 20। अमेरिका के पास ऐसे केवल 20 बम थे। यानी GBU-57 नाम के बंकर बस्टर्स जो हैं, अमेरिका के पास केवल 20 थे। जब अमेरिका ने उन तीन परमाणु संयंत्रों जो भूमिगत थे उनके ऊपर हमला किया, तो 14 GBU-57 अमेरिका ने वहां गिरा दिए। अब बाकी बचे 6। जब 14 गिरा दिए, और उनसे भी ये गारंटी नहीं प्राप्त हुई, दुनिया में किसी ने भी नहीं कहा कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो नष्ट हो गया। केवल ट्रंप ने दावा किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका में भी कहा गया कि नहीं, वो नष्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नुकसान हुआ है लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है। तब फिर क्या हुआ? ईरान ने कतर के ऊपर हमला कर दिया, इराक में जो अमेरिकी अड्डा था उस पर हमला कर दिया, कतर पे जो अमेरिकी अड्डा था उस पर हमला कर दिया। अब ट्रंप के सामने दो ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे ट्रंप के सामने। पहला विकल्प ये था कि वो पहले तो वो बाकी इसके प्रतिक्रिया में बाकी जो 6 बचे हैं वो भी वहां पर डाल दें, और उसके बाद ईरान की दूसरी जगहों पे भी खूब जम के बमबारी करें और पूरे ईरान को नष्ट करना है।
जमीन में मिला दें, ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध में होता था उस तरीके से, जिसमें कारपेट बॉम्बिंग होती थी। इसके अंदर पूरे के पूरे शहर जो हैं वो खंडर में बदल जाते थे, या तो उसमें नागरिक मारे जाते थे। विश्व चल रहा था, उसकी कोई चिंता करता नहीं था। तो ये ऑप्शन था उनके पास। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि जरा रुकें, संभलें और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करें, क्योंकि रणनीति उस वक्त तक उनकी पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी थी, दो वजहों से। पहली ये थी, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो कतर और इराक के ऊपर ईरान मिसाइलें दाग देगा। इतनी हिम्मत नहीं सोच रहे थे, इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। दूसरी, उन्होंने ये आकलन नहीं किया था कि वो होर्मुज जल डमरू मध्य जो है ना, जो होर्मुज गलियारा है जहां से दुनिया का अधिकतम तेल गुजरता है, ईरान उसको बंद कर देगा। जैसे ही उनके कान में ये संभावना, इस संभावना पर डोनाल्ड ट्रंप नाम के अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी तो नहीं साबित हुआ, उन्होंने इस संभावना के ऊपर विचार ही नहीं किया था। जैसे ही ये अंदेशा सामने आया कि अब सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, सारी अर्थव्यवस्था ऊर्जा पे चलती है, तेल पे चलती है, गैस पे चलती है, नहीं अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, ये सारी गड़बड़ाने वाली है। अमेरिका की भी गड़बड़ाने वाली है, पूरे यूरोप की गड़बड़ाने वाली है, एशिया की गड़बड़ाने वाली है। वैसे ही उनके हाथ पर फूल गए और उनका पहला काम उन्होंने ये किया कि चीन की चरण वंदना शुरू कर दी। वो चीन के पास गए कि ईरान चीन की बात मान लेगा कि ईरान को समझाइए कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य बंद न करे। ईरान ने कहा भाई देखते हैं, सोचते हैं, अभी तो हम बात करेंगे, आपने कहा है तो हम बात करके देखते हैं। उसके बाद में बिल्कुल सब तरफ अंदाजे लगने शुरू हो गए कि किस अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, कहाँ दिवाला निकल जाएगा, कहाँ दुनिया में पूरी की पूरी उत्पादन का भट्टा बैठ जाएगा। ये तमाम बातें इस तरीके की होने लगी। तो तुरंत ट्रंप की समझ में आ गया कि जो लाइन उन्होंने पकड़ी थी, ये लाइन उनके काम की नहीं साबित हुई। जो उनका कहना यह था कि हम एक अटैक में इतिहास बदल देंगे, एक हमला करेंगे, उसके बाद दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। दुनिया का इतिहास उनके एक हमले से नहीं बदला। अब उनके सामने और कोई चारा नहीं था कि वो अपनी लाइन को छोड़ के कुछ और सोचें। उस कुछ और सोचने में किन चीजों ने दबाव दिया? जो उनके पूरे मध्य पूर्व के एलाइज थे, कतर, इराक, बहरीन, ये सब, और यूएई, ये सारे एलाइज थे जहां उन्होंने अपने अड्डे बना रखे थे। वो सब लोग ईरान के हमले से घबरा गए बुरी तरह, क्योंकि इनके पास देखिए कुछ फौजें कुछ नहीं है, केवल अपनी जनता का दमन करने के लिए कुछ हथियारबंद लोग होते हैं। ये छोटे छोटे, अब ये कतर जो है, कतर क्या है, 30 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ी एक जगह है कतर, बस। इसके अलावा कतर में कुछ नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत जिसको हम राष्ट्र और देश वगैरह इस सब की भव्य कल्पनाएं करते हैं, ऐसे ही देश नहीं है। चूंकि उनके पास तेल की दौलत निकल आई है, और जब तेल नहीं था तो बिल्कुल ये भिखमंगों की तरह, बद्दुओं की तरह, कुछ ऊंट की खाल के बने हुए कुछ जो कैंप होते थे उनके अंदर रहा करते थे। ये हालत थी इन लोगों की। अब ये अय्याशियां करते हैं, इनके पास कोई जिसे कहते हैं कोई राज्य चलाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लोकतंत्र नाम की चीज इन्होंने कभी सुनी नहीं है, ना ये सुनना चाहते हैं। ये इस प्रकार के देश हैं, अमेरिकी पिट्ठू हैं। अच्छा, अब इनको लगा कि अमेरिकी पिट्ठू बन गए हैं एक बार, वो तो बदल नहीं सकते। अमेरिका, वो तो एक ऐसा, अमेरिका को नाराज कर नहीं सकते। और ईरान ने हमले करना शुरू कर दिए। पता नहीं कहीं चीन, तुर्की और रूस भी इस युद्ध में ना कूद जाए तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा बुरी तरीके से। तो इन्होंने सबने मिलकर अमेरिका के ऊपर जबरदस्त दबाव डालना शुरू किया कि मध्य पूर्व में ये आपकी जो, हम आपके सेवक बने हुए हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद में सऊदी अरब, कतर और इराक और बहरीन, इन सब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा कि भाई इसको खत्म कीजिए किसी तरीके से। अब ये इनको किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी जुर्रत करेगा। वो अपनी मिसाइलें जो है वो अमेरिकी बेसिस पर डाल देगा। देखिए, जिस दिन से मध्य पूर्व में अमेरिकी अड्डे बने हैं, आज तक कभी भी उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ है। और जो कतर का अड्डा था, उस अड्डे को जूल ऑफ मिडिल ईस्ट, अमेरिकन जूल ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता था। वो सबसे बड़ा था, सबसे भव्य था। अमेरिका उसकी गर्व के साथ चर्चा किया करता था। ये हालत थी। और ईरान को पता था कि अगर वो बहरीन पे या कुवैत के ऊपर, इनके ऊपर हमला करना चाहे तो वो हमला करना रेंज के लिए, उस रेंज के हिसाब से उसके लिए आसान था। कतर पर हमला करना उसके लिए लंबा था, वो एक लॉन्ग रेंज अटैक था। इसके बावजूद ईरान ने तय किया कि हम कतर पर ही हमला करेंगे, ताकि उसका प्रतीकात्मक महत्व जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। और वही हुआ। तुरंत
डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि सारा मामला गड़बड़ा गया है, अब कुछ सब सब हाथ से निकल जाएगा पूरा। उन्होंने कहा भी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह स्वीकार भी किया कि पूरा मध्य पूर्व बर्बाद हो जाता, मैं उसको बर्बाद होने से नहीं रोक सकता। ये बात उन्होंने नहीं की कि मध्य पूर्व के साथ साथ हमारी राजनीति भी बर्बाद हो जाती, हमारा नाम भी बर्बाद हो जाता। क्योंकि अब ईरान की कुछ मिसाइलें, कुछ लोग मरे नहीं वहां पर, अगर मान लीजिए 100, 200, 500 अमेरिकी सैनिक मर जाते और वो बॉडी बैग्स में भर के वहां पर जाते, वहां उनके हवाई उतरते, तो डोनाल्ड ट्रंप की सारी राजनीति जो है वो खत्म हो जाती। जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक हैं, वो सारे सारे समर्थक, अमेरिका में बहुत ही नाजुक किस्म का मामला है, अगर किसी की लाश बॉडी बैग में भर के आती है। इसी चक्कर में वियतनाम युद्ध से सिर झुका के अमेरिका को वापस जाना पड़ा था, इसी चक्कर में अफगानिस्तान से सिर झुकाकर ट्रंप के जमाने में ही अमेरिका को वापस जाना पड़ा था। तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट का समय था, और संकट का समाधान यही था कि वो अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम की माला जपने लगे। उसकी और युद्ध विराम की उन्होंने माला जपी, दोनों से खुद अपनी तरफ से संपर्क किया, ईरान से और इजराइल से, और दोनों से कहा कि युद्ध विराम कर लीजिए। उनको क्या, दोनों को क्या आपत्ति हो सकती थी? अमेरिका कह रहा था ये युद्ध विराम ईरान और इजराइल की पहलकदमी, उनके अंदर भी इच्छा रही होगी, कुछ रही होगी पहलकदमी, लेकिन मुख्य तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरियों का परिणाम अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की जो नाकामी है उसका परिणाम अधिक है। ये तो हुई मेरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की व्याख्या। अब आप आइए इजराइल के ऊपर। इजराइल की समस्या ये है कि इजराइल ने पहले तो गाजा पट्टी में वो फंसा रहा, उसके बाद में वो ईरान में फंस गया, अमेरिका के कहने पर फंसा या अपने मन से कहा, ये धीरे धीरे निकल के बात आएगी। बहरहाल उसके हमले का डोनाल्ड ट्रंप ने फायदा उठाने की कोशिश की। अच्छा, रोज जितना जब बड़े पैमाने पर पैसा, हथियार जो इजराइल के खर्च हो रहे थे, उससे बिल्कुल वो दिवालियापन के कगार पे पहुंच चुका था। और अब नेतन्याहू के सामने इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था कि कोई उन्हें पतली गली मिले, ताकि वो कह सकें हमारा उद्देश्य पूरे हो गए, अब हमने युद्ध रोक दिया, हमारे मकसद पूरे हो गए। हमने पहले तो कहते रहे कि हमने ईरान का जो एटमी कार्यक्रम था उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, अब कहने लगे हैं कि हमने उसको थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा घटा दिया है। मतलब पहले तो कह रहे थे पूरी तरीके से तबाह कर दिया, अब कह रहे हैं हमने थोड़ा कम कर दिया, घटा दिया। जो सैटेलाइट की पिक्चर्स हैं, अगर आप उन पिक्चर्स को देखें तो उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका के हमले के कुछ पहले जो इस्फहान है, इस्फहान के एटमी रिएक्टर के पास में बहुत सारी ट्रकों की कतारें देखी गई हैं। वहां से सारा का सारा यूरेनियम लद के जा रहा था। यूरेनियम कुल कितना था? 408 किलोग्राम, और इसका एनरिचमेंट 60% तक हो चुका था। उस एटम बम बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए तुलसी गब्बार्ड ने, जो कि इंटेलिजेंस चीफ हैं, ये कहा था कि अभी ईरान एटम बम बनाने से काफी दूर है। जब ट्रंप ने डांट लगाई तब उन्होंने अपना बयान बदल दिया और थोड़ी सी अपमानित भी हुई महसूस। आजकल पृष्ठभूमि है पूरी तरीके से, लेकिन तुलसी गब्बार्ड को अपना बयान बदलना पड़ा ट्रंप की डांट की वजह से, वरना उन्होंने जो कहा था वो यही उसकी स्वीकार थी कि वो नहीं है इस तरीके का। तो ये एक पूरी स्थिति है, इसलिए इजराइल भी फंसा, उसको भी पतली गली मिल गई। अच्छा, ईरान के लिए है कि उसको अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करनी है। अच्छा, अली खामैनी साहब जो हैं वो 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 86 करीब। हाँ, वो अयातुल्ला हैं। उनकी हुकूमत थी, काफी दिनों से उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही थी और काफी नाराजगी उनके खिलाफ थी। इसकी वजह से उस एंटी इनकम्बेंसी को तो लोगों ने भुला दिया है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि अगर उनकी हुकूमत गिरती है, इजराइल और अमेरिका मिलकर वहां पर हुकूमत बदलने में कामयाब हो जाते हैं, तो ईरान की जो इस्लामिक क्रांति थी, जो अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुई थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। खमैनी साहब नहीं चाहते हैं कि इतिहास में लिखा जाए कि उनके नेतृत्व में ईरान की इस्लामिक क्रांति समाप्त हुई। तो ये पूरी स्थिति है। तो इसलिए उनको भी युद्ध विराम चाहिए ही चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। वो कह भी रहे थे आप हमले करना बंद कर दीजिए, युद्ध विराम हो जाएगा। अच्छा, जहां तक ये सवाल है कि अभी भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वो बातें चल रही हैं, तो इसमें क्या है कि इस पूरे युद्ध में बहुत सारे अदृश्य किस्म के किरदार भी सक्रिय हैं। अब आप हमास को लीजिए। हमास एक ऐसा संगठन है जिसको पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को की हैसियत घटाने के लिए इजराइल ने फंड किया था एक जमाने में। जो पीएलए था वो एक राष्ट्रवादी संगठन था, वो एक धार्मिक मजहबी संगठन नहीं था। तो उसकी प्रतिष्ठा घटाने के लिए, उसकी साख गिराने के लिए इजराइल ने कभी उसको फंड किया था।
अब हिजबुल्लाह है, मतलब जो है, अब आजकल हमास जो है वो ईरान के साथ है, क्यों? अब उसकी फंडिंग ईरान से आती है। हिजबुल्लाह जो है वो शिया आतंकवादियों का संगठन है, उसकी फंडिंग भी पूरी ईरान से आती है। और दूसरे, ईरान में भी जो फौजी प्रतिष्ठान है उसके दो हिस्से हैं, एक है रिवोल्यूशनरी गार्ड और दूसरी है तथाकथित ईरानी आर्मी। वो एक बहुत बड़ी ताकतवर आर्मी नहीं है, यहाँ तक वायुसेना नाम की उनके पास चीज नहीं है। 90 के दशक में उनको पहला अंतिम फाइटर जेट मिला था। 90 के दशक के बाद उनको, ईरान को कोई नया फाइटर जेट भी नहीं मिला है, क्योंकि जब B-2 बम वर्षक आए और उन्होंने ये बंकर बस्टर्स विमान गिराए तो ईरान के पास हवाई जहाज भी नहीं था जो उनका कोई मुकाबला करते। तो आराम से आए, पूरा अपना गोलाबारी करते रहे और लौट गए, उनको कोई इंटरसेप्ट भी नहीं किया गया, उनको ये स्थिति थी। तो इसलिए एक तो वो ताकतें वहां सक्रिय हैं। दूसरे, ईरान के इस वक्त सलाहकार कौन है? 3 सलाहकार हैं ईरान के, चीन, रूस और उत्तर कोरिया। चीन, रूस और तुर्की। उत्तर कोरिया समर्थक है, लेकिन मैं नहीं समझता उनसे वो सलाह ले रहे होंगे। तुर्की इस्लामिक देश है और चीन और रूस बहुत बड़ी ताकतें हैं। ये सब उन लोगों को बता रहे हैं आपको कब क्या करना है। तो वो उसी हिसाब से अमेरिका की प्रतिष्ठा को ये लोग किसी न किसी तरीके से कम करना चाहते हैं। उधर जो नेतन्याहू साहब हैं, नेतन्याहू साहब को लगता है कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से खत्म हो गया, युद्ध खत्म तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं खत्म होना चाहिए कि अमेरिका कहे बंद तो बंद कर दें, चालू तो चालू कर दें, जो है। तो वहां भी एक समस्या है। मैंने पिछली बार बताया था कि 2 बहुत बड़े कट्टरपंथी जो नेता हैं इजराइल के, दूसरी पार्टियों, नेतन्याहू की पार्टी की नहीं, वो संसद में नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करते हैं और वो बिल्कुल कहते हैं सब ईश्वर के आदेश के तहत हो रहा है। भगवान, मतलब खुदा ने कहा है कि पूरा वेस्ट बैंक हमारे नाम अलॉट हो गया है, इसलिए वहां पे कोई भी हम राजनीतिक हल नहीं चाहते, इनकी फौजी नाकेबंदी किए रहो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो नेतन्याहू साहब जानते हैं अगर हमने इनकी बात नहीं मानी और इन लोगों को ये लोग नाराज हो गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने का मतलब होगा नई सरकार हमें भ्रष्टाचार में जेल भेज देगी। तो इस तरीके से अभी बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि हाथी निकल गया है लेकिन पूंछ अभी बाकी है। तो नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये ईरान और इजराइल का युद्ध एक बात है, एक फैक्टर और भी है, वो है फिलिस्तीन और जो गजा पे जिस तरीके से हमले और जिस तरीके से वहां नरसंहार हुआ। क्या ऐसा लगता है कि ये बंद हो जाए और वहां पे इजराइल वैसे जारी रखे, या अब इजराइल को उस पर भी बात करके उसको रोकना पड़ेगा और उसका भी कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा? जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, शिफ्ट किया, मतलब तो गजा एक तरह खबरों से बाहर ही हो गया था पूरी तरीके से, और मुझे नहीं लगता कि अब वो एक्शन के केंद्र में है। तो अब जो युद्ध विराम यहां हुआ है उसका असर पश्चिम एशिया की उस मोर्चे पे भी निश्चित रूप से पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे यहाँ करने के बाद वो वहां शुरू हो जाए। अब देखिए, इजराइल को भी रिकवरी करनी है बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान ने नुकसान तो इजराइल का भी बहुत कर दिया है। तेल अवीव में बहुत नुकसान किया है, बहुत जगह पर नुकसान किया है। तो जो इजराइल ने किया था उसका खामियाजा उसको काफी भुगतना पड़ा है। एक तो ईरान इतना तगड़ा प्रतिरोध करेगा, वो इजराइल को इतना करारा जवाब देगा और अमेरिका को भी जवाब देगा, भले ही वो जवाब अभी फिलहाल प्रतीकात्मक लग रहा हो देखने में। तो और रूस, चीन, तुर्की, उत्तर कोरिया, ये सब उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ये इन सब की कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी नहीं सर, ईरान जैसे देश के लिए 12-13 दिन युद्ध में टिके रहना ही, और अमेरिका के सामने, मैं इजराइल नहीं कह रहा हूं कि इजराइल अमेरिका ही है, ठीक है, सारी ताकत उसके पास अमेरिका की है। तो 12-13 दिन तक अगर वो टिका रहा है तो सर आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी शक्ति जो है वो मिडिल ईस्ट की उभरेगा? ईरान जैसे कुछ केंद्र बिंदु है, भाई एक तरफ यूएस है, एकमात्र बड़ी शिया हुकूमत है ये जी, बाकी सारे सुन्नी हैं। तो जो अरब देश, ईरानी लोग अरब नहीं होते हैं, ईरानियों और अरबों में फर्क है, मतलब जी बहुत फर्क। भाषा भी अरबी बोलते हैं, वो फारसी बोलते हैं, वो संस्कृति भी फर्क है और पूरा अतीत भी, इतिहास भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। तो ये सुन्नी देश जो हैं, जो अरब इस्लाम है, ये लोग ईरान को पसंद नहीं करते हैं कभी भी, और दोनों के बीच में सांस्कृतिक फर्क भी बहुत ज्यादा है, मतलब शक्ल सूरत वगैरह का भी फर्क बहुत ज्यादा, हर तरह के बहुत तरह के अंतर हैं। आप ईरानी और अरब को सामने खड़ा होकर देख लेंगे, बिना मुंह खोले आप पहचान लेंगे। कपड़े भी दोनों बिल्कुल अलग अलग पहनते हैं। जी जी बिल्कुल, कपड़े पहनते हैं, ईरान में उस तरह कपड़े नहीं पहने जाते। तो कहने के लिए मुसलमान देश हैं, लेकिन वो शिया देश हैं और ये सुन्नी है। इन दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी कोई मोहब्बत नहीं रही, ऐतिहासिक रूप से झगड़ा और दुश्मनी ही इन लोगों के बीच में रही है। ये लोग ईरान को नापसंद करते हैं। लेकिन अब ईरान में क्या किया, सारे विशेषज्ञों की राय यह है कि
जो बंकर बस्टर्स बम गिराने पे जो नुकसान हुआ है ईरान को, ईरान 3 से 4 साल में उसकी भरपाई कर लेगा। भाई उसके पास तेल है, उसके पास काफी पैसे कमाने के जरिए हैं, तमाम सैंक्शंस के बावजूद, प्रतिबंधों के बावजूद 3 से 4 साल में भरपाई कर लेगा। यूरेनियम उनका पूरा का पूरा बच गया है, 60% तक परिष्कृत संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास कहीं भंडारों में उन्होंने बचा के अपने रख लिया है, ट्रकों में लाद कर। और जैसे ही उन्होंने दोबारा अपना वो सब तैयार किया, दोबारा संयंत्रों में डैमेज जो हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको ठीक किया, फिर से उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम उनका फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब अमेरिका ये कोशिश करेगा कि युद्ध तो बंद हो गया है या अभी हो जाएगा एक आध दिन में, फिर उसके बाद में ईरान से वो फिर दस्तखत करवाएं। अब बहुत मुश्किल है। अब ईरान उन जिन शर्तों पर अड़ा हुआ था वो कहेगा नहीं भैया वो शर्तें तो हमारी मानो तब हम आपसे इसमें दस्तखत करेंगे। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी प्रतिष्ठा भी अब बहुत दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने उसकी तो किसी प्रतिष्ठा कोई बात मानी नहीं कि ईरान के तीनों संयंत्र उसकी निगरानी में थे, और जो संयंत्र उसकी निगरानी में होते हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर हमला किया। तो ये सारी बातें निकलकर और सामने आएंगी। तो मुझे लगता है इसमें कुल मिलाकर अंत में लाभ ईरान को हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा काफी घटी है इसके अंदर, उनकी एक तरह से बेइज्जती हुई है कि ईरान के ऊपर अपने जो बहुत ही इलीट किस्म के बॉम्ब थे, इनकी संख्या केवल 20 थी, उसमें से 14 बम उन्होंने बर्बाद कर दिए अपने। आज की हालत में उन्हें फिर से दोबारा बंकर बस्टरों का इस्तेमाल करना पड़े तो केवल उनके पास 6 बंकर बस्टर्स हैं। अब उन्हें बड़े पैमाने पर उनको फिर से उन बमों को फिर से बनाना पड़ेगा। तो कई तरह की समस्याएं हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं। अब तो केवल प्रचार के जरिए और जो दावेदारियां होती हैं शेखी खोरी वाली, उनके जरिए ही केवल वो अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। जी सर, एक आखिरी बात मैं करूंगा कि जब ये जो कतर पे एयरबेस पे हमला किया ईरान ने कल, वो तब किया जब उनके जो अरगची जो उनके विदेश मंत्री जब वो पुतिन से मिले, उसके बाद हमला किया। लोगों का कहना यह कि चूंकि रूस इस समय खुद एक युद्ध लड़ रहा है 2-2.5 साल से, तो उसके पास बहुत ही इमीडिएटली बहुत कुछ देने के लिए नहीं है, और शायद चीन पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है और उसको ही ऑपरेट कर रहा है। दूसरी बात सर कि जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह तो संस्थाएं फेल दिख रही हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब का। ना तो कोई यूएन चार्टर मान रहा है, ना कोई एनपीटी मान रहा है, ना कोई वियना समझौता मान रहा है, कोई कुछ नहीं मान रहा। जिसको जो मर्जी हो वो कर रहा है। जरूरत है एक बार कि दुनिया को फिर से बैठने के एक टेबल पे रियलाइन करने की, बातों को समझने की, नए तय करने के, नए एसओपीज बनाने की, और उसमें भारत लीड ले सकता है या चाइना लीड ले सकता है। ट्रंप रेजिम में तो ट्रंप जी लगता नहीं कि कुछ ऐसी मानवता वाली बातें करेंगे, या जो जो प्रैक्टिकल बातें हो तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। इस पर सर हमें सर समझाएं कि एक बार दोबारा से वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जरूरत है। आज तक विश्व व्यवस्था से संबंधित जितनी भी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, वो संस्थाएं यूरोपीय और अमेरिकी पहलकदमी से बनी। उसमें अफ्रीका के या एशिया के लोगों की भूमिका ना के बराबर ही रही है। वो लोग उसके सदस्य वगैरह रहे हैं, उनको जैसे चीन को वीटो पावर भी वहां पे हासिल है, ये सब तो है। लेकिन बाकी जापान की भी उन्होंने जापान को भी कभी कोई खास लिफ्ट नहीं दी इन लोगों ने। पूरी विश्व व्यवस्था बनाने की जो इजारेदारी है, मोनोपोली है, ये पश्चिमी जगत ने, और अमेरिका जो पश्चिमी जगत का ही सहोदर है उनके पास रही है। अच्छा, अब अमेरिका की स्थिति ट्रंप के नेतृत्व में तो ऐसी है कि उन्हें किसी संस्था में विश्वास ही नहीं, यहां तक कि अमेरिका के अंदर जो संस्थाएं हैं, आप ग्लोबल संस्थाओं को छोड़ दीजिए, अमेरिका के अंदर की संस्थाएं वो भी नकारा पड़ी हुई हैं। हर चीज ट्रंप के इर्द गिर्द घूमती है। वहां पर एक व्यक्ति पे केंद्रित हो गया है पूरा अमेरिकी निजाम, नीति निर्माण वगैरह, हर चीज ट्रंप के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रंप कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस चीफ जो है वो गलत बोल रही है तो वो झूठ बोल रही है, उससे अपना बयान बदलना। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं बची है, किसी भी संस्था की कोई सॉवरेनिटी नहीं बची है। ट्रंप ने उसको पूरी तरह सत्यानाश कर दिया है। उनसे तो आप कोई नई संस्था और नई विश्व व्यवस्था बनाने की उम्मीद मत कीजिए। यूरोप जरूर एक ऐसी ताकत है जो कि यूरोप जरूर ऐसी ताकत है जो कि अपना अगर नस्लवाद जो है ना, अपना नस्लवाद अगर वो छोड़ दे यूरोप जो है, तो वो चीन के साथ मिलकर खास तौर से, और रूस के साथ मिलकर, जो लगभग यूरोप जैसा ही हो गया है, मतलब जो है उसके साथ मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म देने की पहलकदमी ले सकता है। भारत में जो पंडित नेहरू ने एक बार किया था, एक नैम चलाया था, और एक तीसरी शक्ति के रूप में एक ग्रुप था, और एक बड़े स्टालवार्ट के रूप में साबित हुए थे। आपको लगता है कि भारत उस मामले में, खासकर मोदी जी, वो लीड ले सकते हैं? नहीं, मोदी जी के पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है। मोदी जी तो अमेरिकी पिट्ठू हैं।
जो अमेरिकी पिट्ठू होगा वो कैसे पहलकदमी ले सकता है? चीन से मोदी जी की दुश्मनी है, रूस मोदी जी को कोई भाव नहीं देता है, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी एक तरफा दोस्ती है, वो अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कर, उनके पास कोई ऐसी मोदी जी के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं, उनकी पहलकदमी का कोई महत्व नहीं है। अभी जो पाकिस्तान के साथ उनकी 4 दिन की झड़प हुई है, उसका भी तो पंच फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। मोदी जी उसका खंडन तक कर पाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। मोदी जी के करते किए कुछ नहीं होगा, इनका खेल खत्म हो चुका है, मोदी जी की कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा अब शेष नहीं है। ठीक है सर, तो हम यही कामना करते हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध जल्दी खत्म हो, अब और उल्लंघन ना हो, ट्रंप जी को थोड़ी सद्बुद्धि आए और हो सके तो उनको नोबेल पुरस्कार भी दे दिया जाए तो शायद थोड़ा उनको और ठंड पड़ेगी। ये सब शायद वो नोबेल के चक्कर में ही ज्यादा हाथ पैर मारते रहते हैं। और दुनिया को एक बार फिर से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि इन जंग और लड़ाई झगड़ों से तो कुछ नहीं होने वाला है, जान माल का नुकसान ही हो रहा है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।